आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, तो उसके बारे में चलिए इसे देखते हैं। हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाले, मिनरल जल या जूस सभी शुद्ध हैं। ठीक है, हमारी नज़रों में तो अगर किसी चीज़ में शुद्ध लिखा हुआ है तो ये शुद्ध है। ठीक है, तो जानते हैं कि कैसे जान सकते हैं सारी चीज़ें कि ये शुद्ध हैं। तो इसमें लिखा है, क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट न हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए यह सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि हम नॉर्मल इंसानों के लिए क्या होता है, जैसे सभी पदार्थ अगर किसी डिब्बे के अंदर शुद्ध लिखा हुआ है तो वो प्योर है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। ठीक है, जैसे गेहूं है, गेहूं का थैला है, उसमें अगर शुद्ध गेहूं लिखा, आटा लिखा हुआ है तो हमारा एक सामान्य इंसान जो उसे समझेगा ये कि गेहूं जो है एकदम प्योर फॉर्म में है, उसमें सिर्फ गेहूं का आटा होगा और कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक क्या करते हैं, वैज्ञानिक समझते हैं कि अगर उसमें गेहूं के अलावा और भी कोई चीज़ हुई तो वो उसे शुद्ध नहीं कहेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि मिश्रण है। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें भी अगर दूध, उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि सभी मिश्रण है बोल रहे। ठीक है, जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो उसका तात्पर्य यह है कि पदार्थ में मौजूद सभी कण एक समान रासायनिक प्रकृति के हैं। ठीक है, एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ है। शुद्ध का मतलब साइंटिफिक वे में देखें तो ये है कि एक पदार्थ है वो एक समान कणों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, उसमें किसी दूसरी चीज़ का कण नहीं है। ठीक है, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। सभी पदार्थ किससे बने हैं? दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से। ठीक है, तो उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी क्या है? मिश्रण है, क्योंकि ये शुद्ध नहीं है, सिर्फ एक चीज़ के कण से नहीं मिलकर बने। अब देखते हैं दूसरा मिश्रण क्या है। तो मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिक से मिलकर बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मिश्रण क्या है? एक या एक से अधिक शुद्ध जो होंगे, शुद्ध तत्व यानी एलिमेंट या यौगिकों, कंपाउंड से मिलकर के क्या होता है? बना होता है। ठीक है, इसे मिश्रण कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्या है इसमें। घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। ठीक है, खुला हुआ सोडियम क्लोराइड अगर उसको अलग करना है तो उसको किस विधि से? वाष्पीकरण यानी वेपोराइजेशन या आसवन विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं, यानी अलग कर सकते हैं। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है। सोडियम क्लोराइड क्या है बोल रहे हैं? अपने आप में ही एक शुद्ध पदार्थ है कह रहे हैं। ठीक है, और इसे भौतिक विधि के द्वारा क्या? रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। अगर हम फिजिकल इसका मेथड देखें तो उसके द्वारा इसको रासायनिक अवयव में नहीं परिवर्तन किया जा सकता, पृथक किया जा सकता बोल रहा है, अलग नहीं किया जा सकता बोल रहा। तो इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है, क्योंकि यह एक ही प्रकार के शुद्ध अवयव रखता है, इसलिए इसका यौगिक एक समान रहता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान, एक जैसे कण नहीं होते हैं बोल रहा है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, लेकिन इसके अभिलाक्षणिक गुण जो होंगे वो एक समान होंगे, यानी एक जैसे होंगे बोल। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं मिश्रण में? एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब मिश्रण के प्रकार देखते हैं। तो अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। क्या? अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब मिश्रण बनते हैं, इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। ठीक, तो देखते हैं, इन्होंने क्रियाकलाप दे रखी है एक, इसको भी पढ़ लेते हैं। कक्षा को अ, ब, स और द समूह में बांटे। ठीक है, एक बीकर जिसमें 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो, समूह अ को दें। समूह ब को एक बीकर में 50 लीटर जल तथा 2 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण दें। कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड समूह 100 और द को दें। दोनों को अवयवों की पृथक पृथक मात्रा दें। ठीक है, अवयवों की अलग अलग मात्रा देनी है। अब ये बोलते हैं कि अब
जो है पृथक पृथक यानी अलग अलग समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार कर, जो अलग अलग समूह हैं उनके अब जो अवयव हैं उनको मिलाकर एक मिश्रण तैयार करने को बोलते हैं। उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करने को बोल रहे हैं। समूह और ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। इस तरह के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। जिनकी बनावट समान हो उसको क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं, या फिर विलयन कहते हैं। विलयन किसे कहते हैं, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे जल में नमक और जल में चीनी, ये भी क्या है, समांगी मिश्रण या विलयन है। ठीक है, अब अगला देखिए तो दोनों समूहों से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें। यद्यपि दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोलों के रंगों को तीव्रता पृथक पृथक है। उन दोनों रंगों की तीव्रता क्या है, अलग अलग है बोला। ठीक है, यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण अलग अलग संगठन रख सकते हैं। पहले तो बताया उन्होंने समांगी मिश्रण क्या होता है, विलयन क्या होता है। अब बोल रहे हैं कि समांगी मिश्रण क्या कर सकता है, अलग अलग संगठन रख सकता है। ठीक है, समूह 100 और 2 जो मिश्रण प्राप्त किए हैं उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक है। समूह 100 और 2 ने जो मिश्रण प्राप्त किए हैं उनका क्या है, उनका अंश जो है क्या है, जो दिख रहे हैं वो कैसे हैं, वो भौतिक दृष्टि से अलग है बोल रहे हैं। ठीक है, इस तरह के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। पहले समांगी मिश्रण आया एक समान, और इसमें अलग अलग भौतिक दृष्टि से अगर उनके अंश देखें तो अलग अलग है, इसको क्या कहेंगे, विषमांगी मिश्रण यानी अलग अलग। ठीक है, सोडियम क्लोराइड और लोहे की छालन, नमक और सल्फर एवं जल और तेल विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, जो कभी मिलते नहीं है तो ये क्या है, अलग अलग यानी विषमांगी मिश्रण है। ठीक, अब फिर से इन्होंने एक क्रियाकलाप दे रखा है। इसमें इन्होंने बोला आइए पुनः कक्षा को चारों समूह अ ब स और द में बांट लेते हैं। प्रत्येक समूह को नीचे दिए गए नमूने में से एक दे। जैसे अ समूह को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दे, ब को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दे, स को चौक चूर्ण या गेहूं का आटा दे, और द को दूध या स्याही की कुछ बूंदें दे। छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूनों को जल में मिलाने को कहें। ठीक है, क्या कण जल में दिखाई देते हैं, पूछ रहे हैं। ठीक, तो अब टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें। एक टॉर्च जलाने को बोल रहे हैं, जो कि उसकी किरण को क्या करना है, बीकर पर डालने को बोल रहे हैं। इसके सामने से देखें क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है। और अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दें। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर ले। क्या मिश्रण स्थिर है, ये सारे क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर बोल रहे हैं कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू करते हैं। मिश्रण को छान ले। अब छानक पत्र पर कुछ शेष बचा है। ठीक है, ऑब्वियसली कुछ छान रहे हैं और जो छानक पत्र होगा उस पर कुछ बचा हुआ है जो कि छन के बचा होगा। तो कक्षा में परिणामों पर चर्चा कर इस क्रिया पर एक मत बनाने का प्रयत्न करें। समूह और ब एक विलयन बनाते हैं। ठीक है, और ब क्या है, एक विलयन पाते हैं, और समूह 100 एक निलंबन पाता है। समूह 2 एक कोलाइड विलयन पाता है। अब यहाँ पे और 2-3 नए वर्ड आ गए, जैसे विलयन हमने पढ़ लिया, समांगी, निलंबन और एक कोलाइड। ठीक है, यहाँ पे निस्यंदन छानने की प्रक्रिया दिखा रखी है, किस तरीके से बीकर कांच की छड़ है, ठीक है, छानक पत्र है, तो इसमें से कैसे छन के आ रही है चीज़ें। ठीक, अब हम विलयनों, निलंबन और कोलाइडियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विलयनों क्या होते हैं, निलंबनों क्या होते हैं और कोलाइड क्या होते हैं, इनके बारे में आगे बढ़े। तो विलयन क्या है देखते हैं। ठीक है, विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। ठीक है, विलयन क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं समांगी मिश्रण, तो वो है। ठीक है, आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण है। ये सारे क्या है, विलयन के उदाहरण है, क्योंकि नींबू जल क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। जल भी है इसमें, नींबू भी है, समान टाइप का मिश्रण है जो एक दूसरे में घुल जा रहे हैं, तो समांगी मिश्रण। और यही इसे क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। ठीक है, प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि प्रायः हम विलयन को ऐसे तरल पदार्थों के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हो। लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन, मिश्र धातु और गैस विलयन, वायु भी होते हैं। ठीक है, तो एक
विलयन के कणों में समांगिकता होती है। क्या होती है? समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल और स्वाद, नींबू जल का स्वाद सदैव क्या रहता है? एक जैसा रहता है। यही इसमें समांगिकता होती है कि इसका आप पहली सिप पियोगे वही टेस्ट रहेगा, लास्ट सिप पियोगे नींबू जल का वही टेस्ट रहेगा, नींबू पानी। ठीक है। जल दर्शाता है कि विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित है। तो इस तरीके का जल क्या दर्शाता है? अगर आप नींबू जल मीठा वाला पी रहे हैं तो ये क्या दर्शाएगा कि इसके कण जो है समान रूप से पूरे जल में वितरित है, मतलब पूरे जल में फैले हुए हैं। ठीक है। अब देखते हैं मिश्र धातु क्या होती है। तो मिश्र धातुएं, ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं? ये समांगी मिश्रण होते हैं। ठीक है। समांगी मिश्रण हम पढ़ चुके हैं, जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा? भौतिक क्रियाओं के द्वारा नहीं पृथक किया जा सकता है इसको अवयवों में। ठीक है। और लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है, लेकिन फिर भी क्या माना जाता है? इनको मिश्रण माना जाता है, क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। क्या रखते हैं? अलग अलग संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल, जिंक लगभग 30% और कॉपर लगभग 70% होता है इसमें। तो ये मिश्र धातु कहलाती है। ठीक है। पीतल और जिंक दोनों हैं, जिंक और कॉपर दोनों हैं तो पीतल बनाता है। तो ये क्या है? मिश्रण है। ठीक। आगे देखते हैं, किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलेय में बांटा जाता है। विलयन को किस में? विलायक में और विलेय में। ठीक है। किसको? विलयन को। ठीक है। इन दोनों में बांटा जाता है। तो विलयन का घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक है, यानी कि विलयन दो चीज़ों से मिला है, विलायक और विलयन। अब जिसकी मात्रा अधिक है और जो दूसरे घटक के विलायन में मिलाया जाता है उसे विलायक कहते हैं। विलायक की मात्रा हमेशा क्या होगी? अधिक होगी, और विलेय की मात्रा जिसकी कम है, ठीक है, वो होगा। और जिसकी मात्रा कम है, जो विलायक में घुला है, उसे विलेय कहते हैं। ठीक है। तो विलायक है भी बड़ा शब्द, इसको हम याद कर सकते हैं। विलयन के दो भाग हैं, विलायक और विलेय। विलायक क्या? जिसकी मात्रा अधिक है, जैसे नींबू पानी है तो पानी इसमें विलायक हो जाएगा, इसकी मात्रा अधिक होगी ना। और विलेय नींबू हो जाएगा क्योंकि उसकी मात्रा कम होगी। उदाहरण के लिए इन्होंने वही दे रखा है, उदाहरण में चीनी जल का विलेय है, ठोस है। ठीक है। तो ये सेम है, वही चीज़ें हैं। जिसका कम होगा, मात्रा किसकी कम है, तो वो विलायक या विलेय होगा। ठीक है। अब देखते हैं विलयन के गुण। तो विलयन के क्या क्या गुण होते हैं? विलयन एक समांगी मिश्रण है सबसे पहले तो। ठीक। विलयन के कण का व्यास में 1 nm यानी 10⁻⁻9 मीटर होता है। ठीक है। से भी छोटे होते हैं, इससे भी छोटे होते हैं बोल रहा है, इसीलिए वे आँख से नहीं दिखाई देते। तो छोटे छोटे कण आँख से स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं। ठीक। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण, अब ये क्या बोल रहा है कि इसके कण छोटे होने के कारण क्या होते हैं? गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं हैं। गुजर रही प्रकाश की किरणों को क्या नहीं करते हैं? फैलाते नहीं। इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। ऊपर पूछा था ना क्या मार्ग दिखाई देता है विलयन में, तो प्रकाश का मार्ग इसमें नहीं दिखाई देता है। ठीक है। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को क्या किया जाता है? विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। ये ऐसे एक दूसरे से मिल जाते हैं कि ये छन के अलग नहीं हो सकते। अगर हमने नींबू पानी बनाया या फिर पानी और चीनी का घोल बनाया तो हम उसे अगर छन्नी रखेंगे कोई तो उसे छनेगा नहीं, चीनी भी अंदर चले जाएगी, उसका मीठापन भी अंदर चले जाएगा और जल भी अंदर चले जाएगा। ठीक है। तो विलयन को शांत छोड़े देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। अगर इसको हम शांत छोड़ दें, जैसे कि रेत और पानी को मिलाए, अगर उसको शांत छोड़ तो रेत के कण क्या होते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है बोल रहा है। ठीक है। इसमें ये नीचे नहीं बैठते हैं बोल रहा है, अर्थात विलयन स्थायी होता है, ये अस्थायी नहीं होता। ये क्या होता है? स्थायी होता है। ठीक। अब विलयन की सांद्रता देखते हैं। तो विलयन की सांद्रता, तो हमने क्या देखा है अभी तक? क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि समूह अ और ब के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न आभाओं के रंग के विलयन है। ठीक। और हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय क्या होते हैं? के पदार्थ होते हैं। ठीक है। विलायक में मौजूद विलेय की मात्रा के आधार पर इसे तनु सांद्र या संक्षिप्त घोल कहा जा सकता है।
तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द है, ठीक है, एक शब्द है। यानी क्रियाकलाप 2.2 में समूह अ द्वारा प्राप्त विलयन समूह ब की तुलना में तनु है, क्या है, तनु है, पतला है यानी, ठीक है। अब इन्होंने क्रियाकलाप दे रखा है कि 2 अलग अलग बीकर लें, उसमें 50 ml जल लें, ठीक है, और एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बोरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला ले, बोल रहे हैं, ठीक है। जब विलेय पदार्थ और अधिक न खुले तो 5 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें, ठीक है। विलेय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू करें, विलेय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू करें, बोल रहे हैं, ठीक। तो अब पूछ रहे हैं ये क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घुली हुई मात्राएं बराबर हैं, क्या बराबर हैं? तो किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितने की विलयन की क्षमता होती है। कितना घुल सकता है? जितनी उसकी क्षमता हुई। दूसरे शब्द में दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो किस ताप पर, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। तो ये जो इसमें उपस्थित है वो क्या कहलाएगी? इसकी घुलनशीलता कहलाएगी, ठीक है। अब बोलते हैं ये कि यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। अब आता है कि असंतृप्त विलयन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है असंतृप्त विलयन? यदि क्या हो, एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त से कम हो, यानी उसके खुलने से कम हो, तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यदि विलयन में विलेय मात्रा की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है, ठीक है। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें तथा उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक। तो उपरोक्त दिए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि यदि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न होती है तो क्या होता है? विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थों की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब इसको क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता, ठीक। नेक्स्ट आता है विलयन की सांद्रता को दर्शाने के लिए बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्या है? द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत अगर निकालने को आए तो कैसे निकालेंगे? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान निकालेंगे सबसे पहले, अगर वो दिए हैं तो, बटा विलयन का द्रव्यमान करेंगे इंटू 100, ठीक है। दूसरा आता है द्रव्यमान विलयनों के आयतन प्रतिशत अगर निकालने हैं, ठीक है, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन इंटू 100 हो जाएगा, ठीक। और तीसरा हमारा आएगा अगर विलयन के आयतन प्रतिशत निकालना है तो विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने सेम इसका एग्जाम्पल दे रखा है, ये आप देख सकते हैं। अगर जो चीज़ निकालने का बटा वो कर रखा है फिर वो निकाल रखा है इंटू 100 करके, वैसे, ठीक है। अब निलंबन की बारी आती है। निलंबन क्या होता है? विलयन तो हमने देख लिया क्या होता है, अब आता है निलंबन। निलंबन क्या होता है? तो निलंबन में क्या होता है? सबसे पहले तो इन्होंने क्रियाकलाप दी है, देख लेते हैं इसको भी। तो क्रियाकलाप 2.2 में समूह 100 से के द्वारा पाया गया विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। क्या कहलाता है ये? निलंबन। क्या? विषमांगी घोल, जो विषमांगी यानी जो घुलते नहीं है एक दूसरे से, ठीक है, जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाते हैं, यानी ठोस द्रव यानी सॉलिड लिक्विड में परिक्षेपित हो जाता है, तो निलंबन कहलाती है इस चीज़, ठीक है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, नहीं मिलने वाला, यानी जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं है, ठीक। क्या नहीं होते? कण नहीं घुलते, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं, बोल रहा है, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। निलंबन के गुणधर्म देखते हैं पहले कि गुणधर्म क्या है इसके। तो ये बोलता है कि यह एक विषमांगी मिश्रण है, यानी कि नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं।
जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं बोल रहा है, ठीक है। जैसे मैंने पानी और रेत का एग्जाम्पल दिया तो वो निलंबन का ही एग्जाम्पल होगा, वो एक दूसरे से घुलते मिलते नहीं हैं और शांत छोड़ने पर उसके कण नीचे भी बैठ जाते हैं, ठीक है। छानन की विधि द्वारा इस कण को पृथक किया जा सकता है, ठीक है। अगर हम छाने मिट्टी और उसको रेत को तो रेत अलग हो सकती है और मिट्टी अलग, पानी अलग। जब भी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है, ठीक। अब इम्पोर्टेंट आता है कि कोलॉइड क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, कोलाइडल विलयन क्या होता है, ठीक। निलंबन देख लिया, विलयन देख लिया, अब कोलाइडल विलयन क्या होता है। तो कोलाइडल विलयन क्या होता है, क्रियाकलाप 2 में समूह 2 द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड विलयन कहेंगे। कोलाइड विलयन कहा जाता है। कोलाइड विलयन के कण विलयन के समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होता है होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है, जैसे दूध। अब क्या बोल रहे हैं, निलंबन और विलयन के बीच की चीज़ बता रहे हैं कि ये कोलॉइड है। तो निलंबन में क्या था, वो तो अलग अलग हो जा रहे थे, लेकिन ये इसमें क्या बोल रहा है कि विलयन की तरह दिखता है लेकिन होता नहीं है, वैसा बोल रहा है, ठीक है। तो अब वो वैसा होता नहीं है, देख लेते हैं और कैसा होता है। अब क्या बोल रहे हैं, कोलॉइड कणों के छोटे आकार के कारण हम इन्हें आंखों से नहीं देख पाते हैं। अब ये छोटे होते हैं क्योंकि विलयन के कण भी छोटे होते हैं ना, उससे इसकी वो की है, कंपैरिजन की है, तो इसलिए हम इसको आंखों से नहीं देख पाते हैं बोल रहे हैं। लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं बोल रहे हैं, ठीक है। विलयन में ऐसा नहीं हो रहा था, वहाँ पे नहीं फैला रहे थे, जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा है। प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट यानी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि टिंडल इफेक्ट क्या कहलाता है। तो यही जो है प्रकाश का जो किरणें फैलती हैं ऐसे मिक्सचर में, तो ये क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। वैज्ञानिक का नाम भी इम्पोर्टेंट है। तो टिंडल नामक वैज्ञानिक ने क्या की थी, इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तो वहाँ हम टिंडल प्रभाव देख सकते हैं, ठीक है। जब जाड़ों में भी किसी जाड़ों में या गर्मी में कभी भी कोई रोशनी आती है, गर्मियों में या जाड़ों में, कहाँ से, खिड़कियों से सूर्य की, तो हम देखते हैं कि उस रोशनी में हमें छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, ठीक है। तो वो रोशनी जो आती है वही टिंडल इफेक्ट कहलाती है। अब ये बोल रहे हैं कि कोलॉइड कणों का, ठीक है, यहाँ तक हो गया। एक कमरे में छिद्र के साथ जब प्रकाश की किरण आती है तो टिंडल प्रभाव देख सकते हैं, ऐसे बोले, ठीक है। और यह कमरे में मौजूद धूल के कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश फैलाने के कारण होता है। जब एक घने जंगल में आच्छादित सूर्य की किरण गुजरती हैं वहाँ हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कोलॉइड कणों के समान व्यवहार करते हैं, बोल रहे हैं, ठीक। ये चार्ट इंपॉर्टेंट है। कोलॉइड के सामान्य उदाहरण देख सकते हैं हम यहाँ। द्रव और गैस मिलेगा तो किस प्रकार का होगा, वो एरोसोल होगा। जैसे कि उदाहरण इसका कोहरा, बादल और कुहासा है, ठीक। और ठोस और गैस मिलेंगे तो एरोसोल होगा, प्रकार होगा, और जैसे धुआं है, ठीक है। गैस द्रव मिलेगा तो फॉर्म